बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब राना अजीम साहब, आपका शुक्रिया, आज आपने मुझे दावत दी अपनी फंक्शन पे PFUG के। मैं आज बात करूंगा एक पाकिस्तानी शहरी के होते हुए, कि पार्टी का चेयरमैन होते नहीं, पाकिस्तान एक शहरी की तरह। देखिए, मैं अयूब खान के दौर में बड़ा हुआ। जब हम स्कूल में थे तो अयूब खान का दौर था और हमने कभी जमहूरियत नहीं देखी थी। तो जब मैं पहली दफ़ा क्रिकेट खेलने गया इंग्लैंड और फिर मैं उधर पढ़ाई की, फिर मैंने कोई 18 साल प्रोफेशनल क्रिकेट खेली वहाँ। तो मैंने पहली दफ़ा वो जो सिस्टम हमने अपनाया हुआ है, वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी पाकिस्तान में जो हमने अपनाया हुआ है, वो मैंने पहली दफ़ा जब 18 साल की उम्र में गया तो मैंने वो सिस्टम देखा। और वो मैंने सिस्टम अंदर से देखा। यूनिवर्सिटी में भी मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी और जब मैंने वो सिस्टम को अंदर से देखा और समझा उनका कि क्यों उनकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कामयाब है, तो मैं दो नतीजों पर आ रहा। दो वजह हैं, दो बुनियादी फाउंडेशंस जिनके ऊपर उनकी जमहूरियत खड़ी है और उनका मुल्क खड़ा है। नंबर वन, रूल ऑफ लॉ। जब बरतानिया के ऊपर पूरा हिटलर का ऑनस्लॉट था तो चर्चिल के पास लोग गए कि जी हमारा मुल्क बच जाएगा। उसने बजाय जवाब देने के लिए कि हमारी फौज कितनी तकड़ी है, उसने कहा हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं। अगर हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं हम कभी तबाह नहीं हो सकते। और दूसरा, उनका जो मॉरल स्टैंडर्ड्स और मॉरल वैल्यूज है, जो इनके इखलाकियात है, वो एक बहुत जो लीडरशिप की एक बड़ी मेयार की। सो ये दो चीजें थी जो दोनों मैंने पाकिस्तान के अंदर नहीं देखी। ना यहाँ रूल ऑफ लॉ था और जो हमारी अशराफिया की जो इखलाकियात थी उसकी बड़ी निचली स्टैंडर्ड थी और वो गिरती गई। ये दो चीजें थी। और तीसरी चीज थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो आज हम इधर खड़े हैं, उधर एक हाइड पार्क कॉर्नर होता है, अभी भी है, तो वहां कोई भी संडे को चला जाए, वो जो खड़ा होता था वो जाके जो मर्जी बोलना चाहता था बोलता था। लेकिन अगर आप पब्लिकली किसी भी इंसान को स्लैंडर करें, यानी उसके किरदार कुशी करें, तो जितने स्ट्रिक्ट कानून वहां थे, मैं वो केस लड़ा हूं इंग्लैंड का, वो 3 हफ्ते फ्रंट पेज हेडलाइन केस था। दो उनके खिलाड़ी इयान बोथम और एलन रैम ने मेरे ऊपर केस किया और मैं वो अदालत के अंदर वो केस लड़ा हूं। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि उनकी इतनी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं। आप अगर किसी की तौहीन कर दें, स्लैंडर कर दें, तो जो प्रोटेक्शन है एक इंसान को अपनी डिग्निटी की, वो कभी भी मैंने पाकिस्तान में नहीं देखी। So, पहले मैं आपको बेस कर दूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस था जमहूरियत का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रूल ऑफ लॉ, फलाई रियासत, वो मैंने सारी बरतानिया के अंदर देखी। और मैं उस उम्र में गया था जब यहाँ ना कोई डेमोक्रेसी थी, यहाँ डिक्टेटरशिप थी। और जो मॉरल स्टैंडर्ड्स थे, अभी भी अंग्रेज जब यहाँ से गया था तो काफ़ी हमारी जो मोरालिटी थी वो काफ़ी ऊपर थी। वो आहिस्ता आहिस्ता गिरती गई। और मैं फिर जब पाकिस्तान में जो, अब मैं आपका तज्जिया देता हूँ, आप सब ये कह रहे थे पहले कि पाकिस्तान में मसला क्या है, और बेसिकली आपने सबने एक ही बात की, असल में रूल ऑफ लॉ नहीं है। जो ताकतवर है वो कानून से ऊपर है। इसीलिए मैंने जब अपनी पॉलिटिक्स शुरू की तो उसका नाम रखा तहरीक इंसाफ। कि इंसाफ का मतलब ये होता है कि कानून के सामने सब एक बराबर होते हैं। ये है इंसाफ। सिंपल ये हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन ना इंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। बेसिकली जो इब्ने खालदून ने आज से पता नहीं 700-800 साल पहले बात कही थी, उसने कहा कि मेरा जो तज्जिया है कुरान का, कि अल्लाह ने इंसान को जमीन पे भेजा ही एक वजह से है कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। सो बेसिकली एक माशरा जो होता है वो सिविलाइज माशरा होता ही इंसाफ पे है। और रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि कानून के नीचे सब एक बराबर। और फिर मैंने पहले वेस्टर्न सिस्टम सारा स्टडी किया और फिर मैंने अपनी इस्लाम की तारीख स्टडी की। मैं जो मदीना की रियासत की बात करता हूँ, आपको हैरत होगी कि जो आज वेस्टर्न डेमोक्रेसी जिन प्रिंसिपल्स पे खड़ी है वो सारी मदीना की रियासत की प्रिंसिपल्स हैं। रूल ऑफ लॉ, सबसे पहली चीज कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी, कोई कानून से ऊपर नहीं है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही मैं, और ये फिर मेरा 70 साल की उम्र का हो गया हूं, सारी दुनिया में जो मैंने देखा है एक डिफरेंस है खुशहाल माशरों में और वो जिधर गुर्बत है, एक ही डिफरेंस है, रूल ऑफ लॉ। जिस माशरे के अंदर कानून होता है, इंसाफ होता है, वो हमेशा खुशहाल होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब 1500 साल पहले कह दिया था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर कमजोर के लिए एक कमजोर चोरी करे तो जेल में, ताकतवर चोरी करे तो एनआरओ मिल जाए। ये तब वो क्लियर था कि जब आप ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता, जो भी माशरा वो तबाह हो जाता है। आप सारी डेवलपिंग वर्ल्ड देख लें, सारी डेवलपिंग वर्ल्ड देख लें, एक ही मसला है वहां, ताकतवर से चोरी करके सारे पैसे भिजवा देता है वेस्टर्न अकाउंट्स में। एक फैक्ट आई पैनल, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने एक पैनल ऑफ इकोनॉमिस्ट बैठाई जिससे सिर्फ उसका काम था कि आप ये बताएं कि कैसे अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं, गरीब मुल्क गरीब होते जा रहे हैं। उस पैनल ने 1 साल के बाद रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा 1.7 ट्रिलियन डॉलर, 1700 अरब रुपया गरीब मुल्कों से हर साल चोरी होकर अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है। सारी जो गरीब मुल्क हैं उधर सारी जगह जो उनके साहिब इक़्तिदार हैं
जो अशराफिया है वो पैसा चोरी करके बाहर भेज देती है, वो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। और वो क्यों है? क्योंकि उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, उनके अंदर कानून नहीं है ताकतवर को लाना कानून के नीचे। इसलिए मैंने अपनी पार्टी बनाई थी आज से 26 साल पहले, और तब से मेरी स्ट्रगल एक ही है। स्ट्रगल ये है कि ये जो दो खानदान इस मुल्क के ऊपर 32 साल हो गए, अब इन्होंने 32 साल बारियां ली हैं, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये जब तक आप इनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, ये करप्शन तो सिम्टम्स है ना, एक बीमारी है रूल ऑफ लॉ ना होने की, सिम्टम्स ये है कि वो करप्शन है। ये तब से स्ट्रगल थी, शुरू हुई 26 साल पहले। पाकिस्तान में क्यों नहीं रूल ऑफ लॉ आया? मिलिट्री डिक्टेटर्स ने 64 साल में आधा मिलिट्री ने हुकूमत किया, आधा किया इन दो खानदानों ने। क्यों नहीं दोनों के दौर में रूल ऑफ लॉ आया? मिलिट्री जब एक डिक्टेटर मुल्क को पकड़ संभालता है, टेक ओवर करता है, तो वो बाय डेफिनेशन रूल ऑफ लॉ को खत्म कर देता है, वो अपने आप को कानून के ऊपर ले आता है। और वो फिर जब डिक्टेटर अपने आप को डेमोक्रेट बनाने की कोशिश करता है, वो सारे दारों की धज्जियां खत्म उड़ा देता है। तीनों डिक्टेटर्स ने ये किया, सारों ने अपने आप को जमहूरी बनाया, बाय डेफिनेशन उन्होंने दारों को कमजोर करके रख दिया, अपने आप को कानून के ऊपर रख दिया। और फिर जब एक डिक्टेटर अपने आप को डेमोक्रेट बनाता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है मीडिया को कंट्रोल करे, क्योंकि मीडिया तनकीद करेगा, जब वो कानून तोड़ेगा या कानून से ऊपर होगा तो मीडिया उसकी तनकीद करेगा, तो उसकी मजबूरी बन जाती है उसको कंट्रोल करने की। जनरल मुशर्रफ ने शुरू में, क्योंकि लोग दो पार्टीज के 11 सालों में तंग थे, और हमें पता है कि जब जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो यहां बड़ी खुशियां मरी, क्योंकि दो दफा वो दोनों गवर्नमेंट्स करप्शन पे निकाली गई और करप्शन कर रही थी। जब जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो वो पॉपुलर था, क्योंकि उसमें खुशहाली भी आनी शुरू होगी। वो और बात है कि वॉर ऑन टेरर में शिरकत की, जिसने तबाही मचाई। तो हुआ क्या कि आहिस्ता आहिस्ता वो जमातें रिवाइव होना शुरू हो गई। उसने पहले शुरू में मीडिया को खोल दिया, जब उसने देखा, जब खास तौर पे वो चीफ जस्टिस की मूवमेंट शुरू हुई आजाद अदलिया की, तो उसने तब जाके मीडिया को क्लैम डाउन किया कि उसके खिलाफ जानी शुरू होगी। उससे पहले मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं तो अपोजिशन में था, मीडिया के ऊपर कभी इस तरह की, जो आज मैं देख रहा हूं, कभी मीडिया के ऊपर इस तरह की इन्होंने क्लैम डाउन नहीं किया जो आज है। अब ये दो पार्टीज आई, दो खानदान, इनकी क्या मजबूरी? दोनों करप्शन पे पकड़े, शुरू कर दी इन्होंने करप्शन। जब करप्शन की तो इनकी मजबूरी बन गई अदलिया को भी ऑन साइड रखा जाए और मीडिया को भी कंट्रोल किया। ये दो एरिया से ये डरते थे। तीसरा इनका मसला था फौज, क्योंकि वहां ऐसा को सारा पता था इनकी चोरियों का, वो सारे रिकॉर्ड रखते थे। तो इनकी मजबूरी क्या हुई? नवाज शरीफ का सारा एंड में वो अदलिया को भी संभाल लेता था, मीडिया को भी संभाल लेता था, लेकिन उसका प्रॉब्लम हो जाता था फौज, और फिर वो आर्मी चीफ के साथ उसका मसला बनता था। वो इसलिए नहीं था कि वो रूल ऑफ लॉ चाहता था, उसका प्रॉब्लम यह था कि ये सारी जो रिपोर्ट्स निकलती थी करप्शन की, ये निकलती थी एजेंसीज के जरिए। जरदारी का सिमिलर प्रॉब्लम था। तो इन्होंने भी मीडिया को क्लैम डाउन इसलिए किया कि यहां वो कंट्रोल करना चाहते थे इंफॉर्मेशन। मेरे ऊपर नजम सेठी ने, जब मैं पावर में आया तो उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, दो उसके इल्जाम लगाए। मैं अदालत में चला गया 3 साल एज प्राइम मिनिस्टर, मुझे तो कोई रिलीफ नहीं मिला। नवाज शरीफ के ऊपर इसने जब 97 या 98 में इल्जाम लगाया, उसने इसको 3 दिन बंद करके मार पड़वाई। फर्क क्या था? फर्क ये था कि मैं जब बना तो मुझे कोई मीडिया से कभी खतरा नहीं था। मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना, मुझे तो मीडिया से कभी डर नहीं था। और आप अगर उठा के देखें, जितनी तनकीद मुझे 3.5 साल से मीडिया से हुई, किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं हुई ऐसी तनकीद। मैंने तो कभी कोशिश नहीं की मीडिया को पैसे खिलाने की। मैंने एक मीडिया के ऊपर कभी किसी के ऊपर एक्शन, स्वाय नजम सेठी, क्योंकि उसने जात पे मुझे अटैक किया था, उसके ऊपर अदालत में गया, मैंने एक मीडिया के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। ये शीरीन को पता है कि कई दफा 3-4 दफा हुआ मेरे ख्याल में, हमें कैबिनेट में जब मीटिंग में पता चला जी किसी को उठा लिया, जर्नलिस्ट को, वो मेरे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कभी किसी को नहीं उठाया। प्रॉब्लम कुछ और था, और वो मैं आपको भी जरा पहले मैं आपको बता दूंगा मेरे 3.5 साल में मैंने क्या चीज देखी और आगे वे फॉरवर्ड किया आज पाकिस्तान का। ये बड़ा क्रिटिकल है कि हम रियलाइज करें कि हम आज किधर खड़े हैं और हम अब आगे कैसे जा सकते हैं। हुआ क्या कि प्रॉब्लम मुझे सिर्फ एक था, स्लैंडर का। यानी जब फेक न्यूज होता था, मेरे कई मिनिस्टर्स के ऊपर आ गया जी क्या इन्होंने टेक्स्ट स्टोरी किया या कुछ किया, तो जिस मिनिस्टर की भी मुझे पता चलता था कि इसके ऊपर कोई खबर आई, मैं इमीडिएटली उसको व्हाट्सएप करता था और मैं कहता था अब इसको अपने आप को डिफेंड करो, कि बताओ कि क्या हुआ। तो वो पता मिनिस्टर इवेंचुअली, और 2 का मुझे पता है, उन्होंने पता कि फेक न्यूज थी। अब देखिए, अगर गवर्नमेंट में आप बैठे हुए हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि क्लीन गवर्नमेंट देने के लिए, और जब एक कोई फेक न्यूज उसके ऊपर आ जाता है जो कि इंटेग्रिटी, गवर्नमेंट एक मिनिस्टर के ऊपर जब कोई कहता नहीं इसे टैक्स नहीं दिया, गवर्नमेंट की इंटेग्रिटी इफेक्ट होती है। मेरा सिर्फ मसला ये था कि जो किसी भी वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि मैं बरतानिया को तो जानता हूं बड़ी अच्छी तरह, हमारे 2, एक वजीर था और एक हमारा एक पार्टी का आदमी था, दोनों के ऊपर जब स्लैंडर हुआ उन्होंने लंदन में जाके केस किया और उनको डैमेजेस मिले। पाकिस्तान में कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, ना किसी को फिक्र है, ना कोई डरता है यहाँ। तो देखिए, 2 मुख्तलिफ चीजें, एक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बगैर दुनिया में कोई इंसानी माशरा प्रोग्रेस नहीं कर सकता, लेकिन जो हर चीज की लिमिट होती है। एक आप लाइन क्रॉस करें जिधर आप किसी को ब्लैकमेल करें, उसकी तौहीन करें, उसके ऊपर फेक न्यूज बनाए, उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर, और वो गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, तो उसके बाद रिकोर्स होना चाहिए उनको, अपने आप को साबित करना कि और दूसरे को सजा मिलनी चाहिए उसको, जो कि बरतानिया में है। जो मैं केस लड़ा था उस पर इतना बड़े डैमेजेस
इन्वॉल्व थे कि अगर वो मैं केस हार जाता तो कंप्लीटली बैंकरप्ट हो जाना था। इतना खौफ है वहां कि आप कोई भी मीडिया के ऊपर ऐसी बात ना करें जो आप डिफेंड ना कर सके, किसी की तौहीन ना करें। सो दो मुख्तलिफ, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, एक राइट टू डिग्निटी है हर शहरी का। तो मेरा सिर्फ जो भी ये पीका के ऊपर जब मुझे बातचीत हो रही थी, क्योंकि एक और एलिमेंट आ चुका है और वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर कई दफा इतना गंद आ रहा था, यानी ऐसी ऐसी गलीज चीजें आ रही थी, अब उसके ऊपर प्रोटेक्शन चाहते थे। तो हमारा तो इंटरेस्ट बहुत था कि, और बाय द वे ये हमारा इशू नहीं है, सारी दुनिया के अंदर, क्योंकि सोशल मीडिया नया फिनोमेना है, सारी दुनिया के अंदर डिबेट चल रही है कि इसको आपने कैसे चैनलाइज करना है। हाँ, इसको बर्तानिया के अंदर बड़े स्ट्रिक्ट लॉज है, सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल वही कानून है जो कि आम मीडिया के ऊपर है, वो कर सकते हैं। हमारा अभी ये सारा एक फ्लूइड सिचुएशन है। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं फिर से आपको कहता हूं कि माशरे के अंदर जब तक एक तामीरी क्रिटिसिज्म ना हो, एक गवर्नमेंट में बैठा हुआ था, कई दफा जब तनकीद होती थी तो बड़ा हमें फायदा होता था उस तनकीद से। वजीरों को मैं पूछता था कि ये तुम्हारे ऊपर आई है, तुम्हारी वजारत पे आई है, ये फायदा करवाते हैं, ये हमारे एक वॉच डॉग है। लेकिन कई दफा, अब मैं आपको अब बताऊं, हम जा रहे चाइना, पाकिस्तान बैंकरप्ट था, शुरू में आया, हमारे पास 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते की एक्सपोर्ट का रिजर्व रह गए थे। तो जब चाइना जाने लगे, और चाइनीज की बड़ी उनकी एक स्पेशल, उनकी अजीब साइकी है, वो बड़े सेंसिटिव लोग हैं। चाइना सुबह जाने लगा तो 2 मेन पेपर्स के फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है कि इमरान खान डिसाइड्स टू रिव्यू सीपैक। अब दोनों हेडलाइन, मेजर हेडलाइंस थी। जैसे ही वहां पहुंचे, वहां एम्बेसडर खातून मुझे मिलने आई, उन्होंने कहा हमें इतना मसला बड़ा चाइनीज होम मिनिस्ट्री ने, उन्होंने बुला के पूछा कि ये क्या मतलब तुम्हारा। वो बिल्कुल एक दिन तो उनको ठीक करने में लगा कि फेक न्यूज है। सो मेरा सिर्फ ये मसला था कि एक आगे मुल्क का मसला, इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ा मुश्किल था, उसके बाद एडिशनली ये फेक न्यूज हमारे लिए मुश्किल पैदा कर। एक दफा आ गया जी, IMF से समझौता हो गया कि रुपया 184 पे पहुंच जाएगा, उन दिनों में रुपया 140 पे था। तो एकदम जब स्पेकुलेशन शुरू होगी मार्केट में, रुपए पे प्रेशर पड़ गया, पहले ही रिजर्व्स नहीं हमारे। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं कि ये इधर ये जो बैलेंस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ना मुझे कभी किसी से डर था कि मेरी कोई चोरी किसी ने पकड़, कि मुझे डर है कि मेरी चोरी या करप्शन सामने ले आएगा। मैं इंकरेज करता हूं कि अगर किसी भी हमारी डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री के अंदर करप्शन है तो बताओ, क्योंकि अगर मैं चोरी नहीं करा तो मैं किसी को क्यों करने दूंगा। तो हमने तो मीडिया से तो हमें कोई खौफ नहीं था, अदलिया से कोई मुझे कहे कि हमारे दौर में हमने कोई इंटरवेंशन किया अदालतों को, कोई हमने किसी को, मीडिया को अदालतों को कहा कि ये उठा के टेलीफोन के जजमेंट दो, कोई हमने कोशिश की हो किसी किस्म की जजमेंट इफेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम कोई कानून नहीं तोड़ा थे, हम कानून के बीच में थे। प्रॉब्लम अब मैं आपको बताता हूं क्या आ रही थी। प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ये देखिए, वॉर ऑन टेरर जब हुई ना, और मैं कह बैठा हूं कि इसमें हमें कभी शिरकत नहीं करनी चाहिए थी। मुझे जब भी मसला होता था, मैं हामिर भी प्रोग्राम के ऊपर जाके अपनी जाके पॉइंट ऑफ व्यू दिया करता था, ड्रोन्स के ऊपर, इसको सब पता है। मैं ये समझता था कि हमने बहुत बड़ा डिजास्टर किया इसमें शिरकत करके। इस माशरे ने जितना डैमेज उठाया उस वॉर ऑन टेरर की वजह से, कभी भी कोई कमीशन बैठे तो पता चले कि हमें कितना नुकसान हुआ उससे। छोड़े कि हमने अपने अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, कबायली इलाका हमारा उजड़ गया, 80,000 लोग हमारे कुर्बान हुए उस वॉर के अंदर। ड्रोन अटैक्स कभी भी अनहर्ड ऑफ है कि आप ही का मुल्क किसी की जंग में शिरकत कर रहा है उनकी, और वो आप ही को अटैक कर रहे हैं, ये ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ कि हमारे जो लोगों के सिविल और ह्यूमन राइट्स थे वो इफेक्ट हुए। वॉर ऑन टेरर के अंदर लोगों को उठाना शुरू कर दिया, मिसिंग पर्सन शुरू हो गए। सबसे पहले मैंने मुजाहरा किया था मिसिंग पर्सन का 2003 में, जब आफिया सिद्दीकी को उठा लिया था। अब जब तक मैं गवर्नमेंट में नहीं आया तो मुझे तो फौज का व्यू नहीं पता था, तो मैं तब तक इसके खिलाफ हमेशा बोलता रहा, क्योंकि एंड में मेरे पास आते थे मिसिंग पर्सन, जिनके कोई लोग जिनके रिश्तेदार उठा लिए जाते थे, तो मेरे पास आते थे। और वो इससे ज्यादा मैंने तकलीफ दे चीजें नहीं देखी कि औरत आ रही है कि मेरा हस्बैंड गायब है, माँ आ रही है, बेटा गायब है। इस तरह के जो दर्द भरे सीन्स अब मैं देखता रहा इसके गवर्नमेंट में आए। और ये जो आपने पता चला कि कई दफा लोगों को उठा लिया जाता था हमारे दौर पे, वो हम उसी के वो नेशनल सिक्योरिटी के अंदर वो आ जाता था। हम जब मेरी जनरल बाजवा से बातचीत हुई इसके ऊपर, जनरल फैज थे तब आया सर, मैं तब बात करता था मिसिंग पर्सन के ऊपर, मैंने बड़ी दफा बात की। एक तो उन्होंने काफी लोग छोड़े, लेकिन वो कहते थे जी प्रॉब्लम किधर आ रहा है, अदलिया का। अगर एक टेररिस्ट को हम देते हैं अदालतों में, उसका साबित करना बड़ा मुश्किल है कि वो वाकई उसने विटनेसेस किधर से आएंगे। और फिर अमेरिका का, इंग्लैंड का मिसाल दी जाती थी कि उन्होंने जब ये वॉर ऑन टेरर के दौरान अपने मुल्क में भी उन्होंने जिस तरह लोगों को पकड़ा, वो और बात है कि तकरीबन ज्यादातर मुसलमानों को वो पकड़ते थे, उनके राइट्स उन्होंने खत्म कर दिए। लेकिन वो टेररिज्म एक ऐसी चीज है कि इसके लिए मुश्किल पड़ जाता था लोगों उनको अदालतों को साबित करना। और वो फौज उधर से डरती थी कि देखिए आप ये फिर छोड़ देंगे और ये फिर हमारे खिलाफ एक्टिविटी करेंगे। तो उनका एक ये पॉइंट ऑफ व्यू था। इसके ऊपर भी हम एक चीज फाइनली एक नतीजे पे पहुंच गए थे और वो हम पास करने लगे थे कि कोई भी मिसिंग पर्सन ना हो, आप बेशक टाइम एक्सटेंड कर दें कि आप अगर आप इस टाइम तक साबित नहीं कर सकते, लेकिन उसके रिश्तेदारों को तो पता हो कि वो किधर है। सबसे ज्यादा जुल्म तो रिश्तेदारों पे तो खैर हम कर रहे थे, लेकिन उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन देखिए मैं आखिर में मैं ये जो जितना आज पाकिस्तान खड़ा है ना, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है
کہ اپنی تاریخ کا سب سے فیصلہ کن ڈیفائننگ مومنٹ پہ کھڑا ہوا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت فیصلے ٹھیک کیا جائے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہنا کہ یہ سازش تھی یا مداخلت تھی، اس سے زیادہ یعنی ایک باہر ایک انڈر سیکرٹری امریکن ایک پاکستانی ایمبیسڈر سے میٹنگ میں ایک کھلی دھمکی دیتا ہے اور وہ ریکارڈڈ ہے، منٹس ہے اس کے، وہ ہمیں سائفر بھیجتا ہے اسد مجید، میں پڑھتا ہوں اور وہ کہہ رہا ہے ہمارے امبیسڈر کو کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر آپ نے عمران خان کو نہ ہٹایا، میرا نام عمران خان کو اگر آپ نے نہ ہٹایا تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگر ہٹا دیا تو معاف کر دیں گے. یعنی اتنے ایسا تکبر. مجھے تو سب سے میں نے وہ سی این این پہ کہا، میں نے کہا اس کو تو بیڈ مینرز پہ نکال دینا چاہیے اس ڈونلڈ لو کو. کتنی بے شرمی اور تکبر سے کسی ملک کے امبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو نکال دو. یعنی کس کو وہ کہہ رہا ہے؟ میں فورن آفس تو میرے نیچے ہے، تو وہ دھمکی دیتا ہے. اگلے دن عدم اعتماد ہوتا ہے. اچھا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ عدم اعتماد کو کامیاب کرنا ہے، اگر نہ ہوا تو یہ کانسیکوینس. اگلے دن وہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک دم ہمارے الائز اتحادیوں کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ جی تحریک انصاف تو بہت بری ہے. اب یہ جو آخری 2 سال پاکستان اکنامک افیئرز کے اندر ڈاکیومنٹڈ ہے کہ 17 سال میں سب سے بہترین ڈیولپمنٹ ہوئی آخری 2 سال میں، یہ گورنمنٹ کی اکنامک سروے پاکستان اکنامک سروے کے اندر. تو وہ جو سب سے بہتر سال تھے، اکانومی گرو کر رہی ہے 5.6 اور 6% پہ 17 سال کے بعد. اور وہ مشرف کا دور تھا جب باہر سے ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں. ہم نے جب ان کی جنگ میں شرکت کی تو کھلا کریڈٹ ملا پاکستان کو، تب تھا. تو کورونا کے باوجود ایک اکانومی اوپر جا رہی ہے اور سسٹینیبل گروتھ پہ کہہ رہا ہے IMF پاکستان جا رہا ہے. اور اس وقت ایک ہم اتحادیوں کو یاد آتا ہے کہ یہ تو بہت بری گورنمنٹ ہے. پھر ہمارے جو لوگ اب یہ سوچیں کہ امریکن ایمبیسی ان لوگوں کو بلا رہی ہے جو ہمارے بیک بینچرز تھے، ان کو پتا تھا خوش نہیں ہے، پروونشل اسمبلی میں بلا رہی ہے. عاطف خان کو بلا لیا کہ اچھا جی آپ کی سنا ہے اس سے تعلقات اچھے نہیں محمود خان سے، تو عدم اعتماد کا کیا ایشو، ہم اگر کریں تو کیا ہوگا؟ کون سی دنیا میں ایمبیسی اس طرح کرتی ہے؟ اور یہ 3-4 مہینے پہلے عدم اعتماد سے یہ شروع ہو گئے تھے کرنا. بار بار مل رہے ہیں ہمیں، ساری رپورٹ آ رہی ہے، ساری اپوزیشن کے ممبرز کو مل رہے ہیں. سب کو پتا چل گیا 2 مہینے پہلے کہ جی آنے والا ہے. اور جو امریکن ایمبیسی کو مل رہا تھا سب جی بالکل فیصلہ کر لیا. میرا سب سے بڑا پوائنٹ یہ کہ دیکھیں یہ پاکستان کی فیوچر کے لیے اگر اس کے اوپر تحقیقات ہی نہیں ہوگی. اور مجھے کہا جی کہ آپ نے ان کے اوپر انکوائری نہیں کی. ہم نے تو ایک دم کیبنٹ پہ رکھا، کیبنٹ نے کمیشن بنائی انویسٹیگیشن کی، ہم نے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھا، پارلیمنٹ کی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھا. پھر چیف پریزیڈنٹ نے بھیجا CJ کو وہ سائفر کے یہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اسپیکر بھیجتا ہے چیف جسٹس کو کہ جی اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی جو کمیشن تھی وہ ہماری گورنمنٹ چلے گئی. انہوں نے جو آئے تھے انہوں نے تو نہیں انویسٹیگیٹ کرنا تھا، وہ تو بینیفیشریز تھے اس کے. تو اس سٹیج کے اوپر یہ ایک نیشنل ایشو ہے. اس کو پوری کوشش کی دبانے کی، سائفر کو پوری کوشش کی کہ کسی کو پتہ نہ چلے اس کا، ہر کوشش کی اس کو دبانے کی. یہ بھی کہا گیا جی سائفر تو ایسے آتے رہتے ہیں. ایسے سائفر کہیں بھی دنیا میں کسی بنانا ریپبلک کو بھی نہیں آتے. کسی فورن آفس سے پوچھے کہ کیا اس طرح کی کوئی لینگویج استعمال کرتا ہے، اور میں فل مارکس اسد مجید کو دیتا ہوں امبیسڈر کو. اس نے سائفر کے اینڈ میں لکھا کہ امریکہ کو ڈیمارش کرنا چاہیے آپ کو، جو انہوں نے لینگویج انہوں نے استعمال کیا کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ. اور اس کے بعد جب پرائم منسٹر ہٹتا ہے، دیکھیں یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ کیا پاکستان دنیا کی 5ویں آبادی میں بڑا ملک، کیا اس کا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس طرح ریموو کریں گے؟ میں اگلا سوال پوچھتا ہوں کہ آگے کوئی آ کے کھڑا ہوگا؟ کوئی بھی آگے آ کے پرائم منسٹر کو دھمکی ملے گی؟ کیونکہ یاد رکھیں مشرف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے رچرڈ آرمٹیج نے کہا کہ وی ول بوم یو انٹو اسٹون ایج. ایک ریزن دیتا ہے کہ ہم ان کی جنگ میں اس طرح گئے ہیں. تو کون کھڑا ہوگا؟ کبھی کسی نے اسیس کیا کہ اس دھمکی پہ اور جب ہم کی جنگ میں شرکت کی کبھی کوئی کمیشن بیٹھی ہے پتہ چلا کہ پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ تو اور اس سائفر میں وہ لکھتا ہے کہ عمران خان نے جو رشیا کا دورہ کیا ہے یہ اپنے طور پہ کیا ہے. مطلب یہ کہ اس فورن آفس نے سارے اکیلے خود فیصلہ کیا اور اس نے جو رشین جو وزٹ تھی اس کو موڈ پوائنٹ بنا لیا. پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر سپریم کورٹ انکوائری نہیں کرتا، الٹا دھمکی دیتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگ جانا عمران خان کے اوپر، چھوڑے کہ عمران خان کون ہے. یہ پاکستان کی توہین ہے اس ملک کی. جو اس وقت سچویشن ہے، جو اب میں اپنی فائنل بات کرتا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے. دیکھیں پاکستان کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے. ہمارے اندر بیلنس آیا ہی نہیں. جب ملٹری جاتی تھی، جو ہماری سویلین حکومت آتی تھی، سویلین حکومت کرتی کیا تھی کہ وہ پوری اجازت دے دیتی ملٹری کو کہ اچھا آپ یہ ڈومین ہے، آپ جو مرضی کریں، کیونکہ وہ کمزور ہوتے تھے. اور دوسرا کیونکہ ان کی ڈیموکریسی ڈیپینڈ کرتی ہے مورل اسٹرینتھ کے اوپر، ناٹ فزیکل اسٹرینتھ. فزیکل اسٹرینتھ فوج کے پاس ہوتی ہے. جب آپ کرپشن کرتے ہیں، آپ کے اوپر کیسز ہوتے ہیں اور آپ فکر ہوتی ہے تو آپ پھر اور اسپیس دیتے جاتے ہیں. سو یہ جو بیلنس ہے یہ ابھی تک آیا نہیں. اور اس کی وجہ سے آج ایک یہ سچویشن ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ریئلائز نہیں کر رہی کہ وہ جو اب حرکتیں کر رہی ہے، جو ابھی بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی کہ ہم اپنی فوج کو، رانا عظیم نے ٹھیک کہا کہ فوج کو کبھی کمزور نہیں ہم افورڈ کر سکتے. ہمارے ارد گرد سارے مسلمان دنیا کی آپ کے سامنے اگزامپلس ہیں. ساری آپ سیریا لے لے، یمن، سیریا، صومالیہ، افغانستان، ایک لیکن سب کا جو
جو حال ہوا ہے جب کیونکہ وہ ڈیفینڈ نہیں اپنے آپ کو کر سکتے. پاکستان کے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے, طاقتور فوج, اس کو ہمیں بچانا ہے. کیونکہ اگر پبلک کے اندر اور فوج کے اندر فاصلے بڑھتے رہے جو بڑھے ہیں تو اس سے ایونچولی فوج کو نقصان ہے اور پاکستان کو نقصان ہے. جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے, کب آپ تعمیری تنقید کر رہے ہیں اور کب آپ ڈیمیج کر رہے ہیں اس کو, اس میں فرق ہے. جب آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جب ایک اسٹیبلشمنٹ کے فٹ پرنٹ اس طرح آ جاتا ہے کہ صحافیوں کو پکڑ پکڑ کے آپ یہ کر رہے ہیں اور جو تھوڑی سی بھی آپ سمجھیں کہ تنقید ہوئی ہے فوج کی تو آپ نے ایکشن لے لیا, یہ نقصان دہ رہا ہے ہماری فوج کو, اس سے فائدہ نہیں ہو رہا. انفارمیشن رک نہیں سکتا. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. یہ غلط فہمی ہے کسی کی کہ جی سوشل میڈیا کو آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے, آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور آپ کنٹرول کرنے جتنی مرضی کوشش کریں, یہ ایک ایسی اب چیز دکھلائی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس لیے یہ جو اب پیریڈ ہے اس کے اندر ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ کیا یہ جو فیصلہ کیا, جو بھی یہ فیصلہ نہ روکنے کا کیا, ایک امریکن سازش کے تحت ایک ان نیچرل سیٹ اپ آ گیا, کیا یہ پاکستان کے فائدے میں ہے؟ کیا پاکستان کے فائدے میں ہے کہ 1100 ارب روپے آتے ساتھ ہی انہوں نے جو نیب کے اندر کیسز پڑے ہوئے تھے انہوں نے ختم کروا دیے. سارے جن کے کیسز تھے اور یہ پچھلے 10 سال کے کیسز تھے یہ سارے ختم کروا لیے. جو ایف آئی آر کے اندر 16 ارب روپے کا اوپن اینڈ شٹ کیس شہباز شریف اور بچوں کے, وہ 4 وٹنسز مر چکے ہیں ابھی تک. جب سے یہ آئے ہیں 4 وٹنسز مر گئے ہیں, جس میں مقصود چپراسی بھی, اور ایک انویسٹیگیٹر مر چکا ہے ہارٹ اٹیک سے. اور یہ جو عمران ریاض نے جو بتایا کہ ان کو جب وہ جیل سے نکلے ہیں تو ان کو تب سے پرابلم صحت کے پرابلمز ہو گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ان کو زہر دی گئی ہے, سلو پوائزننگ کی گئی ہے. یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ کمال ہوا کہ ایک دم 4 وٹنسز مر گئے ہیں اور ایک انویسٹیگیٹر اور دوسرے انویسٹیگیٹر کو ہارٹ اٹیک بچ گیا ہے. اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سیٹ اپ کو اگر بیک کر رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ, جو کہ ساری قوم کو پتہ ہے ان کے اپنے بیان ہیں, ایک دوسرے کیسز سارے اپنے دور پہ بنائے ہوئے ہیں. یہ جو 10 سال کے کیسز ہیں 95% تو ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں. وہ کیسز معاف کروا رہے ہیں. ایک طرف ملک نہیں سنبھالا جا رہا, مہنگائی آسمانوں پہ, اکانومی ٹینک کر گئی ہے. بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان اب چوتھا رہ گیا ہے جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. دنیا میں چوتھے نمبر پہ پاکستان ہے جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے سری لنکا کے بعد. تو کوئی سوال یہ پوچھے کہ یہ جو سارا ہوا ہے, یہ جو فیصلہ کلیئرلی ایک بند کمروں میں جو بھی فیصلہ ہوا ہے بیک کرنے کا انہیں, کیا یہ پاکستان کا فائدہ ہے؟ اور اس کو ایک اس کرپٹ سیٹ اپ کو بیک کرنے میں کیا نظر نہیں آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے ان کو؟ اور کیا یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ کس نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ بند کمروں میں فیصلے ہو جاتے ہیں. پلان اے بنتا ہے, پھر فیصلہ کب پلان بی بنتا ہے وہ بند کمروں میں فیصلہ ہو جاتا ہے. اب پلان سی کیا ہوگا وہ بھی بند کمروں میں ہوگا. جب آپ کے فیصلے اس طرح ہوتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیصلے ٹھیک ہو؟ یہ جو اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, دنیا کی تاریخ کی اپنے وقت کی 2 سب سے بڑی سب سے طاقتور فوجیں, ایک ہٹلر کی اس وقت 1941 میں سب سے طاقتور دنیا کی فوج تھی اور دوسری نیپولین کی. دونوں فوجیں تباہ ہو گئی روس کے اندر. کیسے تباہ ہوئی؟ روس کی انہوں نے جب اٹیک کیا تو سردی آنی شروع ہو گئی. بڑے لوگوں نے سمجھایا, اپنے جنرلز نے, اپنے ٹاپ کو جو 2-3 تھے لیکن ڈرتے تھے. نیپولین کا بھی بہت بڑا اسٹیچر تھا اور ہٹلر سنتا ہی نہیں تھا. انہوں نے سمجھایا کہ یہ سردیاں آ رہی ہیں, جو یو ٹرن کرنی چاہیے تھی. بائی دی وے جنرلز کے لیے, لیڈرز کے لیے یو ٹرن بہت ضروری ہوتی ہے, کیونکہ کوئی بھی لیڈر اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے. غلطیاں ہوتی ہیں لیڈر سے, بہتر یہ ہوتا ہے کہ غلطی پہچان کے, تو وہ کہتے ہیں نا when you are in a hole stop digging. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اب میرے سے غلطی ہوگی تو آپ واپس آ جائیں. دونوں دنیا کی اس وقت کی سب سے طاقتور فوج سردیوں میں تباہ ہو گئی, روس کی سردیوں میں. آج بھی ایک ہی راستہ ہے. جتنا اس اب میں کیا کہوں آرٹیفیشل کرپٹ سیٹ اپ جن کو اکٹھا کیا گیا, 60% لوگ ضمانت میں. میں جو 2 باتیں کہی تھی انگلینڈ کے اندر, 2 چیزیں, ایک رول آف لا تھا اور ایک ان کی اخلاقیات تھی. آپ صرف ایک چیز سوچ لیں, بورس جانسن بھاری اکثریت سے جیتا ہے, وہ اس کی اپنی پارٹی نکال دیتی ہے. کس چیز پہ؟ پاکستان میں یہ خبر بھی نہیں بنی تھی, یا خبروں میں بھی نہیں آنا تھا کہ جناب کورونا کے دور وہ نے جب 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں انہوں نے جب کام ختم کیا تو وہ سارے گیدر ہو گئے ڈرنکس کے لیے. یہ خبر بھی نہیں بنی تھی. اس کے اوپر اچھا اس نے کیونکہ کور اپ کیا, جھوٹ بولا, اس کو فارغ کر دیا. کلنٹن اور بیوی اگر کہہ رہی ہے کہ جی مجھے مونیکا لیونسکی کا فرق نہیں پڑتا, اس کو انہوں نے امپیچمنٹ کر دی اس کی. رچرڈ نکسن, وہ ایک سب کے فون ٹیپ ہیں, میرے بھی آپ نے دیکھا ہوگا, میرا پرائم منسٹر کے بھی فون ٹیپ ہے. اس فون ٹیپنگ کے اوپر اس کو امپیچمنٹ کے, اسے ریزائن کیا. ان کی صرف مورل سٹینڈرڈز ہیں. دیکھیں ڈیموکریسیز چلتی ہیں مورل اتھارٹی پہ. اب یہ مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک انڈر ٹرائل باپ بیٹا, ایک چیف منسٹر بن گئے, پرائم منسٹر بن گئے, انڈر ٹرائل ہیں, 16 ارب روپے, وہ مجھے کیس پتا ہے, اوپن شٹ کیس ہے, نوکروں کے نام پہ 16 ارب روپے آ گیا. اس پہ کوئی اور ہوتا تو ابھی تک 1.5 سال جیل میں ہوتا. ان کو آپ ملک کا پرائم منسٹر بنا رہے ہیں اور چیف منسٹر, 60% کیبنٹ ضمانت پہ. جب ایک ملک کی قیادت, اس کی جب موریلٹی, ان کی مورل سٹینڈرڈ ادھر پہنچ گئے کہ آپ نے ان لوگوں کو اوپر بٹھا دیا ہے, مجھے یہ بتائیں جیل میں لوگ کیا کر رہے ہیں پھر؟
अब किस मुंह से गरीब लोगों को जेलों में डाला हुआ है, ऊपर से आके उन्होंने आते साथ NRO 2 ले लिया। देखिए ये सेटअप जितनी देर चलेगा मुल्क कमजोर होगा, डिस्टेबलाइज होगा, और इस वक्त इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे। ये सेटअप कभी चल ही नहीं सकता जिन लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। तकरीरें सुनिए असेंबली में अभी बजट के दौरान, वो जो हमारे साथ थे वो जाके क्या बातें कर रहे थे। और वो पंजाब का सेटअप क्या है, वो तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ इलेक्शन करवा रहा है। हर किस्म का सुप्रीम कोर्ट वाजे कर बैठा है कि तुमने किसी किस्म की इस्तेमाल नहीं करना स्टेट मशीनरी। जरा जाके देखिए 20 हल्कों में सारी स्टेट मशीनरी कोशिश कर रही है इनको इलेक्शन जिताने के लिए कल। तो अगर इस सेटअप को इस तरह ज्यादा आगे जाके इलीगल काम करके इस सेटअप को ऊपर रखना, अकाउंटेबिलिटी खत्म करके किसको नुकसान हो रहा है? सारा इवेंचुअली सारा कौम देख रही है एस्टेब्लिशमेंट की पावर उनके पास है, सारी कौम उधर देख रही है। अपनी एस्टेब्लिशमेंट अपनी फौज को बचाने के लिए तामीरी तनकीद जरूरी है। हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको मौका दिया जाए तामीरी तनकीद करने की, कोर्स करेक्शन के लिए। गलतियां सबसे हो जाती हैं, सब गलतियां कर देते हैं, कोई अक्ल कुल नहीं है। लेकिन एक जो तनकीद होती है वो एक जो भी पावर में होता है उसके लिए सारा वक्त मौका मिल रहा होता है उससे डिफरेंट ओपिनियन सुन के कि मैं किधर ठीक जा रहा हूं किधर गलत। एक उस जो भी ऊपर डिसीजन मेकर है उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि ये तनकीद खुद ही फैसला करे कि ये तनकीद तामीरी है और ये तनकीद के पीछे एजेंडा है, वो फैसला करे। लेकिन तनकीद को बंद करना, ये तो अपने आप को एक फूल्स पैराडाइज में रखना है, और ये नुकसान सबको हो रहा है, सारी कौम को हो रहा है। जितनी देर तक ये इंस्टेबिलिटी चलती रहेगी उतनी देर तक इकोनॉमी हमारी नीचे जाती रहेगी। और इकोनॉमी अगर 4 नंबर पे पाकिस्तान है डिफॉल्ट करने वाला, तो खुद सोच लें कि पाकिस्तान की आज क्या पोजीशन है। और मैं आज फिर से कहता हूं कि सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। साफ और शफाफ इलेक्शंस के अलावा जिधर आज हम पहुंच गए हैं पाकिस्तान के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो भी रास्ता इख्तियार करेंगे उसमें मसले ही मसले हैं, और एक फेलियर को रीइंफोर्स करते जाएंगे, इससे और ज्यादा फासले बढ़ते जाएंगे कौम में और एस्टेब्लिशमेंट में। और हमारी सबकी कोशिश होनी चाहिए कि ये मुल्क, हमारे मुल्क में एक ताकतवर फौज इस मुल्क की जरूरत है। और हमारे मुल्क के अंदर ये भी हमें समझना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक रास्ता है, कोई मार्शल लॉ वगैरह का टाइम निकल चुका है। सिर्फ एक है कि हम अपनी जमहूरियत को स्ट्रेंथन करें, और जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने के लिए जो मीडिया है, मीडिया को आजाद करना, और फिर कानून के तहत लिमिट्स रखें कि स्लैंडर ना करें। यानी जो सारी, मैं कोई नई चीज नहीं कह रहा, सिर्फ जो कानून बने हुए हैं बरतानिया में, क्योंकि वहीं से हमने डेमोक्रेसी लिया, उनके कानून ले आए, जो वहां कानून है वो यहाँ ले आए कि स्लैंडर का क्या कानून है, और फिर उनको इंप्लीमेंट करें। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास अगर कानून है भी वो इंप्लीमेंट ही नहीं होते, इसलिए किसी को फिक्र ही नहीं है, जो मर्जी जिसके मुतालिक कह दे। और खास तौर पे सोशल मीडिया को रेगुलेट करना बड़ा जरूरी है। उसमें ऐसा गंद आ रहा है कि वो हमारे माशरे को बड़ा नुकसान पहुंचेगा, तो वो माशरे को बचाने के लिए रेगुलेट करना सोशल मीडिया को बहुत जरूरी है। मैं फिर से राना अजीम आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सारे जो हमारे ऑनरेबल स्पीकर्स आए, मैं सरों ने बड़ी वो बातें की जो हम सब अग्री करते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बाद बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। शुक्रिया।